पहले चरण का जो चुनाव प्रचार था उसका अध्याय अब खत्म हो गया है, क्योंकि आप हर गांव हर शहर कलम देख रहे थे कि आप भूपेंद्र पटेल जो मुख्यमंत्री हैं गुजरात के, उनके इलाके में भी घूम रहे थे, वहां का हाल भी जान रहे थे। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पहले चरण का जो चुनाव प्रचार खत्म हो गया, इस अध्याय में कौन आगे कौन पीछे, कौन ज्यादा प्रभाव डाल रहा है गुजरात के जनता की मनोदिशा पर, दशा पर? देखिए रवि, पहले चरण का मतदान कल होना है और 89 सीट्स पर 89 सीटों पर मतदान होना। ये ज़्यादातर वो इलाका है सौराष्ट्र का और उत्तर गुजरात का जो इलाका है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को दूसरे चरण के मुकाबले इस चरण में कम सीटें मिली थी और चुनौतियां भी मिली थी। उनके लिए कई जगह के अप्रत्याशित चुनाव परिणाम भी आए थे। सूरत भी उसी में आता है। सूरत का भी चुनाव कल ही होना है और सूरत बार बार लोग पढ़ते सुनते जानते होंगे ही कि सूरत की ही वजह से पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। लेकिन इस बार मैं आपको बताऊं कि सूरत में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता हुआ दिख रहा है। वो नुकसान 2 सीटों का भी हो सकता है, वो नुकसान 4 सीटों का भी हो सकता है। 16 में से 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। इस बार सूरत का जो सेंटिमेंट्स अभी तक देखने में आया है उसमें ऐसा लगता है कि 2017 के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होना तय। अब सौराष्ट्र का इलाका ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सौराष्ट्र के इलाके में अगर मुझे याद ठीक से पड़ता है तो पिछले 1.5 महीने में कम से कम 12-15 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जाने का काम उन्होंने किया है। और अलग अलग जिलों, कोई जिला मुझे नहीं लगता कि सुरेंद्र नगर अगर है तो है, नहीं तो ज़्यादातर जिलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद जाने का काम किया। उन्होंने पूरी पुरजोर कोशिश लगाई। दूसरा चरण का जो मतदान होना है वो अपेक्षाकृत भारतीय जनता पार्टी का मजबूत किला माना जाता है पहले चरण के मुकाबले। लेकिन आप ये देखिए, दूसरे चरण के मतदान से पहले भी आज अमित शाह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह और तमाम बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता लगे हुए हैं। दरअसल बीजेपी के अगर आप अंदरूनी लोगों से बात करें जो रणनीति के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो उनको एक चिंता है और वो चिंता ये है कि वोटर बहुत मुखर नहीं है। लोगों की नाराज़गी बहुत मुखर होकर सामने नहीं आ रही है। महंगाई है, उनका एहसास, इसका एहसास उन्हें है कि महंगाई और बेरोज़गारी या बेकारी, इसका एक असर एक तबका ऐसा है जो ये चाहता है कि महंगाई पर नियंत्रण हो और पीछे दिनों इस पर नियंत्रण नहीं रहा है। तो वो तबका अगर वोटों में तब्दील होगा तो भारतीय जनता पार्टी का जो समीकरण है वो पूरी तरह से गड़बड़ा भी सकता है। दूसरी बात यह है कि आम आदमी पार्टी के एंट्री की वजह से भारतीय जनता पार्टी को पिछले महीने ऐसा लगता था कि भारतीय जनता पार्टी के वोटों का जो विरोधी वोटों का बिखराव है वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में अगर हो जाए तो पिछली बार 35 सीटें जो 5000 से कम वोटों से भाजपा ने जीती थी, वहां उनकी जीत शायद आसान हो जाए। लेकिन अब ऐसा लग रहा है बहुत सारे क्षेत्रों में कि सिर्फ आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वोटों का बिखराव नहीं कर रही है। बहुत सारे जगह ऐसे भी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के वोटों में भी पेनिट्रेशन आम आदमी पार्टी का है। वो 1 वोट हो सकता है, वो 100 वोट हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं, कुछ जिले ऐसे हैं प्रथम चरण के जहाँ पे चुनाव होना है, वहाँ टिकटों के बंटवारे में भारतीय जनता पार्टी उस तरह से टिकट का बंटवारा नहीं कर पाई जैसा उसे करना चाहिए था या जैसा पिछली बार किया था। दूसरी बात, भूपेंद्र भी आपको इस बात को बताएंगे कि जो 38 सीटिंग विधायकों के टिकट कटे हैं वो भी एक सिरदर्द भारतीय जनता पार्टी को है। और 1 दर्जन से ज़्यादा जो बागी चुनाव लड़ रहे हैं वो भी एक सिरदर्द भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन कुल मिलाकर के गुजरात के रण की बात अगर कही जाए और आपके सवाल की बात कही जाए तो भारतीय जनता पार्टी निस्संदेह रूप से मजबूती के साथ पहले चरण में भी, दूसरे चरण में भी और गुजरात में भी मजबूती के साथ नंबर 1 की पोजीशन पर है। नंबर 2 और 3 की लड़ाई अभी होनी बाकी है। एक और सवाल मैं राजीव आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि गुजरात के चुनावी महाभारत में ये जो रामायण का जिक्र हो रहा है, रावण और शूर्पणखा, वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है, इसे किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये तो आना ही है, चुनाव है, अभी 2 दिन और बचे हुए हैं, 3 दिन।
अभी और भी बातें होंगी। और ये जो रावण उन्होंने कहा है खड़गे ने, अब देखिए इसको भारतीय जनता पार्टी कैसे लेके उड़ जाती है। और अब इसी पर चर्चा वो ले आकर के करेंगे, क्योंकि मैंने बहुत पहले इसी ब्रेकिंग विद एजेंडा कार्यक्रम में कहा था कि अगर गुजरात किसी को जीतना है, चाहे आम आदमी पार्टी को चाहे कांग्रेस को, गुजरात जीतने के लिए उसको भाजपा पे हमला करना होगा। अगर नरेंद्र मोदी पर हमला करने की रणनीति अपनाई गई तो उस पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी। नरेंद्र मोदी पर हमला करके, नरेंद्र मोदी को टारगेट करके आप गुजरात नहीं जीत सकते जैसा आप जीतना चाहते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ही वो एक अकेला फैक्टर है जो सारी पार्टियों से भाजपा को अलग करते हैं, चाहे देश में चाहे गुजरात में। इस बात का अंदाजा मुझे लगता है कि पार्टियों को है भी, लेकिन इसके बावजूद जब चुनाव आता है तो आप प्रतीक पर ही हमला करते हैं। बीजेपी के प्रतीक नरेंद्र मोदी बन चुके हैं, उनका चेहरा बन चुका है, इसलिए आप सबसे पहले उस प्रतीक पर अटैक करते हैं। इस मामले में आप देखिए अरविंद केजरीवाल थोड़े स्मार्ट हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी की 27 साल की शासन और मुख्यमंत्री, इस पर हमला करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है। आपको याद भी होगा दिल्ली के विधानसभा चुनाव में वो बार बार ये बात कहते थे कि ये लोकसभा का चुनाव नहीं है और ये विधानसभा का चुनाव है, आपको अपना मुख्यमंत्री चुनना है। तो वो ये रणनीति अपनाते रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता, और आप देखिएगा उनके कहने का आशय, खड़गे का, मल्लिकार्जुन खड़गे का कहने का आशय क्या रहा हो, वो क्या कहना चाह रहे हो, क्या कहा हो, लेकिन अब जो उन्होंने कहा है उसको लेके बीजेपी ऐसा उड़ेगी और ऐसी चर्चा करेगी कि वो चुनाव के इर्द गिर्द चाहेगी कि इसी पर चर्चा हो। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री आएंगे तो शायद वो भी कुछ इस तरह की बात कहे कि जिसमें खड़गे के बयान की बात। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।